आगे बात करते हैं कि इंडिया के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात, ठीक है, इंप्रूविंग द एफिशिएंसी। तो कहते हैं कि इंडिया के अंदर कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो इंडिया के अंदर हैज़ बीन फोकस्ड ओनली ऑन द रिसेंट पास्ट, हाउएवर इट डज नॉट मीन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया इज रिसेंट। मतलब ऐसा नहीं है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंडिया के अंदर अभी अभी आया है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंडिया के अंदर बहुत लंबे टाइम से कहीं ना कहीं चल ही रहा है। क्योंकि ऐसा क्यों है? क्योंकि इंडिया के अंदर हम कहीं ना कहीं रूल्स एंड रेगुलेशन को, बिजनेस की एथिक्स को, नैतिकता को पहले से भी पालन करते आ रहे हैं। तो ये एथिक्स कहीं ना कहीं फॉलो हो ही रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमारे लिए, तो इंडिया के लिए कहीं ना कहीं कुछ नया नहीं है, पहले से चलता आ रहा है कहीं ना कहीं। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की ये कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर बहुत लॉन्ग हिस्ट्री है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं पहले भी था, ठीक है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का वर्ड आजकल एग्जिस्टेंस में आया तो हम इसको मानने लगे हैं। तो कहता है किसी भी कंट्री के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस होना क्यों जरूरी है। कहता है कि while the prime issue of this chapter is that what are the issue pertaining to corporate governance in the India context, if it is first necessary to understand why the corporate governance is much necessary। क्यों है? क्योंकि corporate governance जब हम अप्लाई करते हैं, हमें सबके शेयर होल्डर्स को, जितने भी स्टेक होल्डर होते हैं, सबका ध्यान रखना होता है। तो दिस बिल्ड अप कॉन्फिडेंस लेवल अमंग इन्वेस्टर। अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस को अप्लाई कर देते हैं तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो जाता है। और देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग द इन्वेस्टर्स एंड द ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज। तो अगर इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है तो इससे एंटरप्राइज की क्या होने वाली, ग्रोथ होने वाली है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की हेल्प से सबसे पहली बात तो हम अपने इन्वेस्टर्स को अपने कॉन्फिडेंस में ले सकते हैं कि आओ हमारे ऊपर विश्वास करो। अब उनका विश्वास हो गया तो डेफिनेटली और भी लोग पैसा लगाएंगे, और ये लोग जो पैसा लगा चुके हैं ये कभी बैक नहीं मारेंगे। तो कहीं ना कहीं कंपनीज की, फर्मों की क्या होती है, ग्रोथ होती है। और ग्रोथ होने से क्या होता है, सिंपल सी बात है, कंट्री की ग्रोथ होती है। तो हम कह सकते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस डेफिनेटली किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए या इंटरप्राइज की ग्रोथ के लिए फायदा होता है। क्योंकि इंटरप्राइज का अगर ग्रोथ होता है तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। तो इसलिए हर कंट्री के अंदर कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट गवर्नेंस होना बहुत जरूरी है। ये टॉपिक क्या है, ध्यान से समझ लो। अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस को हम अप्लाई कर देते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को अगर अप्लाई कर देते हैं तो हम इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस जीत सकते हैं। अब ये कॉन्फिडेंस अगर हम इनका जीत लेंगे, अल्टीमेटली क्या होगा, ये कंपनी में बने रहेंगे और भी इन्वेस्टर हमारी कंपनी में आने लगेंगे। और अगर इनका कॉन्फिडेंस बना रहा तो फर्म क्या करेगी, फर्में या कंपनी है वो क्या करती हैं, ग्रो करती हैं। अब कंपनियां या फर्में ग्रो करती हैं तो कंट्री की इकोनॉमी ग्रो करती है। तो अल्टीमेटली कॉर्पोरेट गवर्नेंस किसी भी कंट्री के अंदर बहुत जरूरी है उसकी ग्रोथ के लिए, इसलिए ये टॉपिक यहाँ पे शुरू हुआ था। तो अगर अब हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस और गवर्नमेंट जो प्रैक्टिस है ये बहुत टाइम से हम फॉलो कर ही रहे हैं। कहता है कि फर्स्टली corporate governance have developed an effective, good and the ethical corporate governance implies protection of the shareholder, stakeholder, particularly those जो भी minority holding वाले, जिनके पास शेयर होल्डर कम होते हैं, हम सबसे पहले उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करते हैं। तो इसीलिए ये कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन्वेस्टर्स को एजुकेट करने के अंदर, ठीक है। तो सेकेंडली क्या है, पहली बात तो क्या है, जो माइनॉरिटी होती है उनकी फेवर में काम करते हैं और उनका हित बना के रखते हैं, उनको एजुकेट करने का काम करते हैं। सेकेंडली क्या है, मेजर कंसर्न इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या है, कॉर्पोरेट सेक्टर को लेकर, इसमें ओनरशिप या कंट्रोल को लेकर है। यहां पर जो इंडिया में अगर आप कंट्रोल देखो तो कंट्रोल मोस्टली चीफ इन्वेस्टर्स के हाथ में होता है, तो हमको उनको भी ध्यान में रखना होता है। तो विल नॉट बी एनी हार्म टू द शेयर होल्डर, मतलब जो भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स रखने वाले इन्वेस्टर्स हैं, हम ये ध्यान रखें ये दूसरे लोगों को नुकसान ना पहुंचाएं जिनके पास शेयर्स कम होते हैं। और कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस भी होती हैं, भ्रष्ट करने वाली प्रैक्टिसेस भी होती हैं जो एंटरप्राइज के अंदर चलती रहती हैं, जिससे उन शेयर होल्डर्स को नुकसान पहुंचता है जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर होते हैं, मतलब जिनके पास शेयर्स कंपनी की कम है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहीं ना कहीं
मॉनिटरिंग करने का काम भी करता है, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर नज़र बना कर रखता है इन सिचुएशन के अंदर कि कहीं ना कहीं हम कहीं पर गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। इसलिए अगर हम इंडिया की बात करें या किसी भी कंट्री की बात करें तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम अब इंडिया की बात करें कि इंडिया में इसके कौन कौन से इश्यूज़ हैं, इंडिया में हालांकि काफ़ी सारे इश्यूज़ रहते हैं, बट इसके लिए हमारे पास क्या है, इन इश्यूज़ को सोल्व करने के लिए हम क्या बना सकते हैं, कमेटीज़ की फॉर्मेशन बना सकते हैं। एथिकल कुछ इश्यूज़ रहते हैं, उन एथिकल इश्यूज़ में इंडिया में जो रहते हैं उनको भी अगर हम सोल्व करना चाहते हैं तो भी हमारे पास कॉर्पोरेट गवर्नेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कमेटीज़ की। कहता है कि इस कमेटी का क्या टारगेट है। इस कमेटी का टारगेट है कि कुछ सिचुएशन को सोल्व करना, कुछ सिचुएशन के ऊपर स्टडी करना जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके हैं इंडिया के अंदर। इसके बाद क्या आया, सेबी आया। सेबी एक दूसरी कमेटी के रूप में आया, किसकी चेयरमैनशिप के अंदर, के.एम. बिरला के अंदर। इस कमेटी का जो मेन टारगेट था, इस कमेटी का टारगेट ये था कि कंपनीज के अंदर जो भी गलत प्रैक्टिसेस होती हैं, फॉलो करती हैं, उनको हम पॉइंट आउट करें। तो बिरला कमेटी मेड सम मैंडेटरी एंड नॉन मैंडेटरी रिकमेंडेशन। तो बिरला कमेटी जब बनाई गई तो बिरला कमेटी के अंदर कुछ ऐसी रेगुलेशन को फॉलो किया गया जो उन्होंने कुछ बातें तो कंपलसरी कर दी और कुछ बातें बोला कि आपके ऊपर भी देख लेना किस अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना। तो कुछ मैंडेटरी है और कुछ नॉन मैंडेटरी रिकमेंडेशन। फिर एथिकल इश्यूज, नैतिक वाले जो इशू हैं इंडिया के अंदर कौन कौन से हैं। एथिकल कहता है कि इंडिया एक रिच ट्रेडिशन के अंदर है, हाई एथिक्स फ्रॉम द एनिशिएंट टाइम। हम पुराने टाइम से ही अपने नैतिक मूल्यों को फॉलो करते आ रहे हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमारी इंडिया के अंदर एथिक्स ग्राउंड लेवल से काम करता है, क्योंकि अब हमको टाइम कौन सा है, अब हमारा टाइम यह है कि हम इन एथिक्स को फॉलो करें। कहते हैं काफ़ी सारे स्कैम हुए हैं इंडिया के अंदर जिससे कॉर्पोरेट फेल हुआ है। तो इसलिए अब हमको क्या करना है, कॉर्पोरेट के अंदर एथिक्स को फॉलो करना है, जो भी रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना है। नहीं तो क्या होता है कि काफ़ी सारे बोर्ड और डायरेक्टर होते हैं, कुछ इस तरीके से काम करते हैं जिससे स्टेक होल्डर के साथ चीटिंग हो जाती है। तो उनको उनके साथ चीटिंग नहीं करनी है। तो बोर्ड और डायरेक्टर को जो शेयर होल्डर का जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट नहीं तोड़ना चाहिए। तो ये इनको ऐसी अथॉरिटी और पावर का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वो इन्वेस्टर्स की बेनिफिट के लिए काम करें और कंपनी की रेपुटेशन भी इंक्रीज हो। तो कुछ एथिकल इश्यूज रहे हैं इंडिया के अंदर, पर उनको भी कवर करने के लिए हमको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को देखना पड़ेगा। फिर वैल्यू बेस्ड कॉर्पोरेट कल्चर कहता है कि इंडिया के अंदर अगर आप फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन इन एफिशिएंट वे, अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर प्रभावशाली तरीके से चालू रखना चाहते हो तो उनके पास उनकी कुछ एथिक्स वैल्यूज होनी चाहिए। तो लॉन्ग टर्म बिजनेस नीड टू बी हैव बेस्ड ऑन सम कॉर्पोरेट कल्चर। मतलब जो भी कॉर्पोरेट कल्चर होता है, जो भी कॉर्पोरेट के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, हमको उसको फॉलो करना आना चाहिए। उसके रूल्स रेगुलेशन एथिक्स ये सारी की सारी होनी चाहिए। फिर अगली बात है कंपाइलेंस विद द लॉज। जो भी कानून है, कानून के अकॉर्डिंग हम काम करें, चाहे वो सेबी के हैं, चाहे वो कंपनीज एक्ट हैं, चाहे वो साइबर लॉ हैं, चाहे वो बिजनेस लॉज हैं। बिजनेस लॉज के साथ भी अपने को काम करना आना चाहिए। फिर कह रहा है कि डिस्क्लोजर, ट्रांसपेरेंसी एंड द अकाउंटेबिलिटी। ये तीन टॉपिक हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हमको अपनी इंफॉर्मेशन को पूरी तरह से डिस्क्लोज कर देना आना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता होनी चाहिए। फिर अकाउंटेबिलिटी, कौन किसके प्रति जवाबदेह होगा, ये बातें भी हमारी होनी चाहिए। फिर रिक्वायरमेंट ऑफ द जुडिशियल रिफॉर्म। There is necessity of judicial reform for a good economy and also in the today changing time to globalization and liberalization। क्योंकि आज का टाइम आपको पता है उदारीकरण और वैश्वीकरण का हो गया है, इसलिए हमारे पास जुडिशियल फॉर्म होने चाहिए और इनका एक यूजफुल रोल होना चाहिए ऑल दीज ईयर्स के अंदर। ठीक है, हमारे पास जुडिशियल रिफॉर्म मतलब जुडिशियल को जो भी डिसीजन लेने हैं वो डिसीजन लेने के अंदर उनका डिले नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज का जो टाइम है वो कंपटीशन का टाइम है, इन्वायरमेंट बार बार चेंज हो रहा है, तो उसको डिसीजन लेने बहुत जल्दी आने चाहिए। इसी के साथ साथ क्या है, लेसन फ्रॉम कॉर्पोरेट फेलियर। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो काफ़ी सारे कॉर्पोरेट फेलियर हुए हैं जिन्होंने अपनी रिपोर्ट गलत तरीके से प्रेजेंट की, ऑडिटिंग करवाने के बाद भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छे से रिप्रेजेंट किया। तो हमको पीछे वाले जो कॉर्पोरेट फेलियर हुए हैं, बिजनेस फेल हुए हैं, रिपोर्ट अच्छी प्रेजेंट करने के बावजूद भी हमको उनसे भी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। तो ये सारी की सारी बातें यहाँ पर आ रही हैं। अब बोर्ड कमेटी का टॉपिक हमने अभी स्टडी किया था। ऑडिट कमेटी क्या होती है, और ये सारे के सारे 4 कमेटीज थी।
इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हम स्टडी कर चुके हैं। हम बात करते हैं कि डायरेक्टर्स के क्या फंक्शंस होते हैं। सिंपल सी बात, डायरेक्टर्स को अपनी जो कमिटमेंट है कंपनी के प्रति उसको पूरी तरह से कंप्लीट करना चाहिए। फिर जो भी डिस्कशन है वो डिस्कशन प्रॉपरली सही रास्ते पे आ जाए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि डिस्कशन स्टार्ट हुई, बात करनी स्टार्ट करी, वहां पर विवाद पैदा हो गया। अपने को विवाद नहीं करना है, उसका कोई रिजल्ट निकल आ रहा है, बातों को सही तरह से कंक्लूड करके रास्ते पे लेकर आना है। ये जिम्मेदारी किसकी है? डायरेक्टर्स की है। ये डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल इंश्योर्ड एफिशिएंट सीईओज, एफिशिएंट सीईओज है, इसको ये इंश्योर के चैलेंज जो भी है डिसीजन को लेकर उसको देखें। ए बोर्ड शुड एंटिसिपेट बिजनेस इवेंट, बिजनेस के इवेंट को पहले से पता लगा लें। डायरेक्टर शुड हैव द लॉन्ग टर्म फोकस एंड स्टेक होल्डर इंटरेस्ट, डायरेक्टर्स का जो फोकस होना चाहिए वो लंबे समय के लिए होना चाहिए, दूरगामी होना चाहिए, दूरदर्शी होना चाहिए, और स्टेक होल्डर के फायदे के बारे में सोचें। प्रमोटिंग ओवरऑल इंटरेस्ट ऑफ द कंपनीज एंड द शेयर होल्डर आर द पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, सभी को इंपॉर्टेंस दे और प्रमोटिंग ओवरऑल इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, ओवरऑल इंटरेस्ट की बात सोचे कंपनी के बारे में। और इसके साथ डायरेक्टर को ये भी देखना है कि खुद के फायदे के लिए ही ना सोचे, सबके फायदे के लिए बात करें। हम बात करते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन द इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट। ये वाला टॉपिक हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लेना, आई थिंक है नहीं ये। ये टॉपिक देखते हैं जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, एथिक्स एंड द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। बोले तो नैतिकता और कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये टॉपिक हम स्टार्टिंग से बहुत बार स्टडी करते आ रहे हैं, ये वर्ड्स हमको पता है। कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो फॉलो करती है एथिकल प्रैक्टिसेस को, मतलब अपनी एक्टिविटीज़ के अंदर, जब हम अपनी बिजनेस के अंदर सारे के सारे काम ढंग से करते हैं, सही तरीके से करते हैं, तो ऐसा समझ लेना कि आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हो। मतलब जब हम नैतिक मूल्यों को फॉलो कर रहे हैं, अपने काम सही डायरेक्शन में कर रहे हैं, सही मूल्यों के ऊपर काम कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं, नैतिक मूल्यों को फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जो प्रैक्टिसेस जो बेस्ट वाली हैं उसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज मीन्ड टू रन कंपनीज एथिकली इन ए मैनर सो दैट ऑल द स्टेक होल्डर, अगर हम अपनी कंपनीज को सही एथिकली नैतिकता से चलाते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे जो भी स्टेक होल्डर हैं, स्टेक होल्डर के अंदर चाहे वो हमारे क्रेडिटर्स हैं, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, चाहे हमारे कस्टमर हैं, चाहे इंप्लॉइज हैं, इवन हमारे कंपटीटर हैं, ये सोसाइटी है लार्ज स्केल पर, उन सभी को हम फॉलो कर रहे हैं, आर ट्रीटेड इन ए फेयर मैनर। जब हम नैतिक मूल्यों को पालन कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम सबके प्रति ईमानदार हैं, सभी के प्रति ढंग से काम कर रहे हैं, चाहे वो हमारे क्रेडिटर्स हैं, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, चाहे हमारे कस्टमर हैं, चाहे इंप्लॉइज हैं, चाहे वो हमारे कॉम्पिटिटर हैं, हम गवर्नमेंट है, चाहे सोसाइटी है, हम सभी के साथ फेयर मैनर में काम कर रहे हैं। कहता है कि जो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस होती है ना, शुड लुक एट द स्टेक होल्डर एंड नॉट ओनली द शेयर होल्डर ओनली। कहता है कि हमको सभी को लेके चलना है, स्टेक होल्डर को, स्टेक होल्डर के अंदर ये सारे के सारे आ गए, हमको सिर्फ शेयर होल्डर का ही ध्यान नहीं रखना, हमको पूरे के पूरे स्टेक होल्डर का ध्यान रखना है। ठीक है, आगे कहता है कि आज के टाइम पर टुडे ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज टू compete फॉर ए शेयर इन द ग्लोबल मार्केट एंड ऑन इट्स इंटरनल स्ट्रेंथ, तो इन पार्टिकुलर ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स
एंड द गुडविल ऑफ द इन अदर स्टेक होल्डर। कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को आजकल compete करना पड़ता है शेयर्स के लिए, ग्लोबल लेवल पर, इंटरनल स्ट्रेंथ के लेवल पर और ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू के लेवल पर, इन सब के ऊपर compete करना पड़ता है। वाइल इट स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज एंड द हाई लेवल मैनेजरियल कॉम्पिटेंस could be of the help in the meeting the quality, cost, speed in the highly competitive global market। तो ये सब हमको अचीव करना आना चाहिए। तो कहता है कि अगर हम एथिक्स की बात करें, बिजनेस एथिक्स का क्या स्कोप है, तो यहां पर बिजनेस एथिक्स के स्कोप के अंदर आज के स्कैंड्रियो के अंदर वो बात करें तो एथिकल इश्यूज फाइनेंस में कौन कौन से हैं, ये बात आपको सबको पता भी होगी। अकाउंटिंग के अंदर हम क्या क्या एथिक्स को कई बार फॉलो नहीं करते। इन अकाउंटिंग एथिकल इश्यूज आते हैं ना, हम क्या करते हैं, विंडो ड्रेसिंग करते हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस को फिर वो मिसलीड भी कर देते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग होती है, मतलब बिजनेस की अंदर की सीक्रेट इंफॉर्मेशन को यूज करके हम खुद के फायदे के लिए सिक्योरिटी का सेल परचेज करते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग। सिक्योरिटीज ट्रेड लीडिंग टू मैनिपुलेशन ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट। अगर हम इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं या फ्रॉड का काम करते हैं, इससे फाइनेंशियल मार्केट के अंदर लोगों के साथ क्या होता है, मैनिपुलेशन होती है, मतलब वो गलत जगह पे पैसा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। फिर एग्जीक्यूटिव एंड अदर टॉप कॉम्पनसेशन, हम एग्जीक्यूटिव के साथ या टॉप एग्जीक्यूटिव कॉम्पनसेशन है उनके साथ भी कहीं ना कहीं करते हैं। करप्शन है, किकबैक्स है एंड बिलिंग ऑफ एक्सपेंसेस है, फैसिलिटेशन पेमेंट्स हैं, यहां पर भी गड़ी करते हैं। फिर क्या है, फेक रिबर्समेंट, हम कभी कभी क्या करते हैं ना, फेक तरह के बिल पास कर देते हैं, झूठे बिल तैयार करवा लिए, तो कहीं ना कहीं हमारे साथ ही इशू आने स्टार्ट होते हैं। इसी तरह से हमारे जो एथिकल इशू हैं ये ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ भी हैं, और इसी तरह से कुछ एथिकल इशू है हमारी मार्केटिंग के साथ भी है। जैसे हमने कुछ एथिकल इशू फाइनेंस में स्टडी किए हैं, वैसे ही कुछ एथिकल इशू हमारे मार्केटिंग में भी आते हैं, प्रोडक्शन में भी आते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ भी आते हैं। बट जब हम बिजनेस एथिक्स को फॉलो करते हैं ना, तो बिजनेस एथिक्स को फॉलो करने से हम बहुत अच्छे लोगों को, इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और वो टैलेंट हमारी कंपनियों के अंदर, फर्म के अंदर बना रहता है। इन्वेस्टर्स का हमारे ऊपर विश्वास बना रहता है, कस्टमर्स को सेटिस्फेक्शन होती है और हम अच्छे तरीके से काम भी करते रहते हैं। मतलब जब भी हम बिजनेस के एथिक्स को फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं कस्टमर्स, नए नए लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, हमारे लिए काम करते हैं, इन्वेस्टर्स का विश्वास बढ़ता है, कस्टमर्स को सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो ये बिजनेस एथिक्स को फॉलो करने से होता है। बस छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए हैं, फटाफट देख लेते हैं, 2 स्लाइड्स रह गई हैं। वी आर नियर टू फिनिश। कहते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर कौन कौन सी की पार्टीज इन्वॉल्व रहती हैं, ये बात हमको पहले भी पता है। स्टेक होल्डर की अगर बात करें, स्टेक होल्डर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, मैनेजमेंट है, शेयर होल्डर हैं। एक्सटर्नल शेयर होल्डर के अंदर कौन कौन सा आता है, जो कंपनी की बाहर के जो स्टेक होल्डर होते हैं। स्टेक होल्डर में कौन कौन, क्रेडिटर्स, ऑडिटर्स, कस्टमर्स, सप्लायर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड द कम्युनिटी। ये सारे के सारे वो होते हैं जिनका हमारे ऊपर और हमारा इनके ऊपर भी इफेक्ट होता है। ये सारी वो की पार्टीज हैं जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर इन्वॉल्व रहती हैं। ये की पार्टीज का टॉपिक था। फिर एक कॉन्सेप्ट है विसल ब्लोइंग का। विसल ब्लोइंग का कॉन्सेप्ट क्या है, एसेंशियली मीन्स ए पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और द कंपनी इज गिवन ए वार्निंग beforehand about any kind of corruption or any illegal activity happening within the organization company, जिनको हम
पहले से वार्निंग दे देते हैं। विसल ब्लोइंग का क्या है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम कंपनी को एक वार्निंग दे देते हैं जब कंपनी के अंदर कोई करप्शन होने वाला हो, कुछ गड़बड़ होने वाली हो, कोई इलीगल एक्टिविटी हैपन होने वाली हो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो जब हम उसको वार्निंग देते हैं टाइम से पहले, तो दैट इज विसल ब्लोइंग। अब एक टॉपिक और भी है, ये छोटे छोटे टॉपिक है हमारे, कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिफॉर्म क्या है। तो कहता है कि इन इंडिया इन्वॉल्व ए रेंज ऑफ अदर इनिशिएटिव इंक्लूडिंग improvement in the functioning of the capital market, effective minority shareholder protection, greater transparency and the highest standard of the information disclosure, reforming board structure and the streamlining board processes। ये सारे के सारे टॉपिक इसमें हैं गवर्नमेंट रिफॉर्म्स में। एक टॉपिक और है हमारा लास्ट में, व्हाट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस टॉपिक को शॉर्टकट के अंदर इन्होंने बोला है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो भी कॉर्पोरेट होते हैं, जो भी बिजनेस होते हैं, उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी इन्वायरमेंट के प्रति। अब ये बात आई थिंक हमको समझ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बिजनेस की एक इन्वायरमेंट के प्रति क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये छोटे छोटे टॉपिक है, आई थिंक आप खुद भी स्टडी कर पाओगे। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ह्यूमन राइट्स के प्रति। उनको हम लेबर प्रैक्टिसेस के लिए इक्वल हमको पे करें, टाइम पर पे करें, कुछ गलत ना करें, उनको टाइम पर सैलरीज वेजेस हम पे कर दें, उनको हम ट्रेड प्रैक्टिसेस सही होनी चाहिए, लेबर जो चाइल्ड लेबर होती है उसको हम डिसअलाउ करें, ये सब। फिर एजुकेशन फंडिंग करना, हेल्थ इनिशिएटिव लेना, डोनेट करना, कम्युनिटी को सपोर्ट करना, एजुकेशनल प्रोग्राम चलाना, हेल्थ की फैसिलिटीज़ देना, ये तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर क्या आएगा, improving the firm's business operation while participating in the sustainable practices। हम सही तरीके से प्रैक्टिस करते हुए अपने बिजनेस के इंप्रोशन को इम्प्रूव करें। फॉर एग्जाम्पल यूजिंग ए न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टू मिनिमाइज वेस्टेज। हम ऐसी प्रोसेस को भी अप्लाई कर सकते हैं जिससे हमारी वेस्टेज कम से कम हो। तो हमको अपनी फर्म की ओर भी ध्यान रखना है। कभी कभी मार्केट के अंदर एक ऐसा ट्रेंड भी आ जाता है जिससे अगर उसको ट्रेंड को यूज़ करें हमारी वेस्टेज कम हो, बिजली कम यूज़ हो, पानी की खपत कम हो, मशीनों को कम यूज़ करना पड़े और प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। तो अपने को इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी तरफ ध्यान देना है कि हमको कुछ चीज़ें क्या करनी है, सस्टेन करनी होती है, प्रोटेक्ट करनी होती है, उनका भी अपने को ध्यान रखना होता है। कविता जो